हमारे साथ इस वक्त पंकज श्रीवास्तव हैं, जो दस्ता के दिनों के बहुत ही अच्छे नाट्यकर्मी, रंगकर्मी और एक बहुत ही लोकप्रिय जन नेता भी रहे। पंकज, बातें तो बहुत सारी हैं करने को, लेकिन समय, मौका और माहौल कुछ इस तरह हमें ओरिएंट कर रहा है कि हम कुछ दस्ता के ही ज़माने को याद करते हुए कुछ अगर उसका सिरा यहाँ तक जुड़े तो जोड़ा जाए। ख़ासतौर पे आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों से, पिछले करीब 1 साल 1.5 साल से जो लगभग एक अलग अलग आइलैंड पे पड़े हुए दोस्त थे, जो पुराने साथ में काम करने वाले लोग और पुराने दोस्त और कॉमरेड्स, वो सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी की उलझनों में और उसकी गति में व्यस्त हैं। लेकिन पिछले करीब 1.5 साल में एक नया फिनोमेना जो ये ब्लॉग आया, तो सब लोग एक वर्चुअल स्पेस में मिलने का एक सिलसिला शुरू हुआ है। आपका तो खैर ये कहना है कि आपको जब तक कोई पैसा नहीं देगा अच्छा, चलिए इसी पे बताइए कि आप ऐसा क्यों कहते हैं। भाई देखो, ऐसा इरफान कि हमारे सारे दोस्त जो हैं वो ब्लॉग लिख रहे हैं, पुराने जितने दोस्त हैं, और मैं अकेला हूँ जो ब्लॉग नहीं लिखता हूँ। तो मैं अपनी इस हैसियत को, जो मतलब जाहिर है जो बहुत कम होता है उसकी कीमत ज़्यादा होती है, तो मैं ब्लॉग नहीं लिखता हूँ, ये मेरी यूएसपी है। और इसलिए मेरा सम्मान इसलिए होना चाहिए कि ऐसे समय जब हर आदमी ब्लॉग लिख रहा है तो एक आदमी कह रहा है वो नहीं लिख रहा। लेकिन ये एक मजाक की बात है, नहीं, आप उसमें एक चीज़ और जोड़ते हैं। वो मैंने तुम्हारे सामने ही कहा था, और हम लोग बैठे थे जब पुराने दोस्त श्री राम सेंटर पे एक दिन इकट्ठा हुए थे कुछ महीने पहले, तो मैंने देखा कि वहाँ निर्मल आनंद के अभय जी भी हैं, प्रमोद सिंह भी हैं, इरफान भी हैं, और भी कुछ और मित्र जो ब्लॉग लिख रहे हैं वो हैं। तो अब जाहिर है मैं उनमें से किसको कहता कि मैं तुम्हारा ब्लॉग नहीं पढ़ता हूँ, या मेरे पास वक्त नहीं है, या सच्चाई है कि मेरे पास उन दिनों कंप्यूटर की भी सुविधा नहीं थी यहाँ, तो मैं पढ़ता ही नहीं था, पढ़ ही नहीं पाता था। लेकिन वो एक तरीका था अपनी इज्जत बचाने का, जब मैंने कहा कि मैं पैसे लेके पढ़ूंगा। लेकिन मुझे आइडिया बाद में क्लिक कर गया, और मुझे लगता है कि अगर कोई मतलब वो जान बचाने का वो एक अच्छा तरीका है अच्छा कि आप जब भी कोई आपसे कहे कि आपने मेरा ब्लॉग देखा, तो आप कहें कि नहीं, मैं पैसा लूंगा। जी जी, क्योंकि और अगर कोई पैसा देने सच में चला है तो मैं फिर पढ़ूंगा नियमित, और उसमें टिप्पणी भी अपनी करूंगा। क्योंकि अब जब दिल्ली के बाजार में हम आ गए हैं, जब सारा आइडिया तक बिकता है, लोग कोई कायदे की बात भरी महफिल में इसलिए नहीं कहना चाहते कि अगले दिन कोई उसे ब्लॉग में चढ़ा देगा, या उस आइडिया के आधार पर कोई लेख लिख के पैसे कमा लेगा, या कुछ भी। तो यहाँ तो एक नई चीज़ है। हम लोग इलाहाबाद के दिनों की जब याद करते हैं, हाँ, वही मैं कहना चाहता था कि हंसी मजाक तो अपनी जगह पर है। बहुत गंभीर बातें हो जाती थी हंसी हंसी में, और वो बातों का सिरा चलता था तो निकलता ही जाता था। इधर हम देखते हैं कि ये एक अजब बात है कि कोई अगर कायदे का विचार है तो लोग उसे सार्वजनिक स्थान पर मित्रों के बीच शेयर नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि ये चोरी हो जाएगा, या इसे वो पहले अपने ब्लॉग पे लिख दें। तो एक ये मतलब मुझे लगता है कि ब्लॉगर्स की जो पूरी दुनिया है उसमें ज़्यादातर हमारे मित्र ही हैं, और ये बिल्कुल अच्छा हुआ कि वो दूर बैठे क्या सोच रहे हैं उनको समझने का एक ज़रिया मिल गया है। लेकिन ये जो वर्चुअल स्पेस की पूरी जो एकता है, वो दरअसल मुझे बहुत आकर्षित नहीं करती। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक पलायन है। ख़ास तौर पर आप ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो ब्लॉग में बुरी तरह से जुटे हैं, संवाद करना चाहते हैं पूरी दुनिया से, लेकिन शायद वह उनका अपने पड़ोसियों से संवाद नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक समस्या भी है, और कहीं ना कहीं ये लोगों को तुष्ट करती है कि नहीं, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो लोगों से संवाद कर रहे हैं। और उसमें भी एक समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि वो जो लिखें उस पर वाह वाह ही किया जाए, और वाह वाह ही ज़्यादा नज़र आता है। और अगर अब सिर्फ ब्लॉग लेखन कोई बड़ी बात है, तो इस समय तो उस बड़ी बात में काफ़ी गंध और गोबर है। हाल के दिनों में मैंने कुछ बीच बीच में डाली है नज़र, तो उसमें जो दिखाई पड़ा है वो काफ़ी निराशाजनक है। अभी आप कह सकते हैं कि क्यों नज़र डाली है जब नहीं डालना चाहते हैं, तो सच्चाई ये है कि बीच बीच नज़र मैं डाल लेता हूँ, लेकिन इतना वक्त शायद नहीं है कि ख़ुद का ब्लॉग शुरू करके और उसको बढ़ाया जाए। इतना ज़रूर है कि इस बहाने अपने सारे उन दोस्तों के बारे में जानकारी मिलती है। ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और मैं उस पर बहुत
अच्छे तरीके से निगाह रखता हूँ। खुशी होती है देख कर के विमल वर्मा कौन सा गाना चढ़ा रहे हैं, निर्मल आनंद में क्या चल रहा है, उस बहाने अभय के बारे में जानकारी, प्रमोद सिंह क्या सोच रहे हैं, इरफान का क्या है, सभी का धीरे धीरे, और जो पुराने दोस्त हैं उनके बारे में इस तरह जानकारी मिल जाती। लेकिन ये ज़रूर है कि जो पूरी ब्लॉगिंग की दुनिया है, जैसा पहले भी कहा मैंने, कि उसमें मतलब अंततः फिर वही होता है कि हमने देखा अखबार में ब्लॉग के बारे में छप रहा, यानी ब्लॉग में क्या हो रहा है इसको अखबारों में देने की एक काफ़ी चिंता और ख्वाहिश और उत्सुकता नज़र आती है। तो समस्या तो ये भी है कि जो हिंदी में ब्लॉगिंग है वो, उसमें जो कुछ चल रहा है वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे जुड़ें, या अभी भी ये है कि साहब हमको बाद में अखबार में ही छप कर हमें तरना है, उसके पहले ब्लॉग में लिखे जाने को या लिखा होने को भी उतनी गंभीरता से शायद नहीं लिया जा रहा। और ये इसका सीधा संबंध हिंदी समाज में, हिंदी भाषी समाज में अभी जो कंप्यूटर की उपलब्धता या कंप्यूटर की साक्षरता सारे कुछ से है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो कभी न कभी किसी न किसी आंदोलन से जुड़े थे, बल्कि एक बहुत चालू जुमला मैं इस्तेमाल करता हूँ कि सब क्रांति के मोर्चे के भगोड़े सिपाही हैं, और उन्हें ये एहसास दिलाता है ब्लॉग कि नहीं, अभी भी वो कुछ ठाठूं बीच बीच में करके संतोष पाते रहते हैं। मैंने पिछले दिनों विमल का एक लंबा इंटरव्यू उनके थिएटर के दिनों और इलाहाबाद में गुजरे समय को लेकर जारी किया था, जो एक 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 टाइम को आप जैसे रीलिव करते हैं। तो अगर तुमसे कहें कि कुछ बहुत ब्रॉड स्ट्रोक्स में उस ज़माने को याद करते हुए, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो अपने तमाम उस समय के अर्जित अनुभव और बोध को आज डिनाउंस भी करते हैं और कहते हैं कि नहीं, वो सब एक उनकी ज़िंदगी की भूल थी। इरफान, ये बहुत अजीब बात है। मैंने जिन लोगों की ओर इशारा है, मैं नाम भी ले सकता हूँ उसमें, ख़ासतौर पर अनिल सिंह ने जिस तरह से मुंबई से लिखा, वो बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि मेरा अनुभव एकदम जुदा है। मैं आज आंदोलन में सीधे सीधे कहीं नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो बहुत कोई क्रांतिकारी काम है। मैं नौकरी करता हूँ, ख़बरों की दुनिया में हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ, वो सिर्फ़ इसलिए हूँ कि मैं इलाहाबाद में उन दिनों था। और पूरी जो निर्मिती है, मैं एक कहा जाए रायबरेली से एक माटी का लोंदा जो इलाहाबाद पहुंचा था, उसको एक वहाँ जो मित्रों ने, आंदोलन के साथियों ने, संगठन ने, पार्टी ने उसे उसे तराशा। और कम से कम मुझे लगता है कि जीवन के बारे में जो दृष्टि है, और जाहिर है वो दृष्टि एक प्रगतिशील दृष्टि होनी चाहिए, जहाँ हमारा लोकतंत्र पर कम से कम अटूट विश्वास है, सेकुलरिज्म पर अटूट विश्वास है, एक दुनिया को आगे ले जाने और दुनिया में जितना भी उत्पीड़न है, शोषण है, उसके खिलाफ खड़े होने की जो मुसलसल समझ है, वो वहीं से अर्जित हुई। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे तमाम साथियों ने, हम सारे ही लोगों ने, जिसमें मैं खुद शामिल हूँ, अपनी उसी क्षमता को लेकर अलग अलग हम अलग अलग जगहों पर गए, बाज़ार में गए, हम ये कह सकते हैं। मैंने पत्रकारिता में फ़कत 10 साल में एक लंबी यात्रा की है और कुछ मुकाम हासिल किए हैं। तो उसमें मेरा जितना रोल है उससे कहीं ज़्यादा उस प्रशिक्षण का रोल है, क्योंकि हम लोगों ने उसी चीज़ को बाज़ार में बेचा है। हम अगर मजबूती से आज भी बात करते हैं, पत्रकारिता के अंदर भी जाकर किसानों की, गरीबों की, मज़दूरों की जितना हो सकता है, या जनवाद के पक्ष में, धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में ईमानदारी से खड़े होते हैं, तो शायद बाज़ार में उसकी ज़रूरत भी है और हम उसको बेच रहे हैं। ज़्यादा बेहतर तरीके से हम ये काम करते हैं, हम जहाँ भी रहते हैं, और उसके हमें पैसे मिल रहे हैं। मतलब मैं ये कहूँ कि हमें आज हमारा जो घर चलता है, हम जो रोटी खाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो हमें तनख्वाहें मिल रही हैं, उनके पीछे शायद वो ना होता, वो दिन ना होते, तो शायद हम ये भी नहीं हासिल कर सकते थे।
तो वो जो प्रखर दृष्टि या जो तेजस्विता हमने हासिल की, हम वो कहा जाए तो ऐसे नालायक लोग हैं या ऐसे नाकारे लोग हैं कि हम अपनी निजी ज़िंदगी की संभाल में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक अफ़सोस भी रहता है कि काश कुछ और हो पाता। खैर, ना हो पाना या हमारा ना कर पाना ये कोई बहुत अचरज की बात नहीं है। हम सारे ही लोग एक निम्न मध्यवर्गीय या मध्यवर्गीय स्थितियों से आए थे, बड़े बड़े सपने थे हमारे पास। और जाहिर है वो जब इलाहाबाद की ओर हम चले थे या भेजे गए थे तो वो एक निजी रूप में एक व्यक्ति की, एक परिवार की तरक्की का एक वो मसला था। हम सारे लोग इलाहाबाद भेजे गए थे कि हम लोग आईएएस बनेंगे, नहीं बन पाए तो पीसीएस तो बन ही जाएंगे, और इसीलिए भेजे भी गए थे। पर हम लोगों ने पहुंचते ही, हमारा ख्याल है 84 अक्टूबर में हम लोग इलाहाबाद पहुंचे थे, मुझे याद है 17 अक्टूबर सन 1984 को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो प्रवेश की लाइन थी उसमें मैं लगा था। और मेरा ख्याल है उसी महीने के आखिर तक मेरी मुलाकात हो गई थी तुमसे फ़िलॉसफ़ी डिपार्टमेंट में। और 31 अक्टूबर का वो दिन था, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और हम लोग फिर एक आध दिन बाद घर चले गए थे। और मुझे याद है 1 दिसंबर को मैं उसमें पीएसओ था, उसका मेंबर बना हम्म। था। और पीएसओ का मेंबर इसलिए बना कि कोई विचार, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत वामपंथी आंदोलन की पृष्ठभूमि से हम लोग आए थे या कुछ था। बस मैंने नाटक देखा था इतिहास गवाह है, जिसमें उदय, विमल, प्रमोद, अमरेश मिश्र और सेवाराम चौधरी, ये 5 लोग थे। रायबरेली में रहते हुए ख़ास तौर पर धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी पत्रिकाएं घर पे आती थीं, तो इलाहाबाद के सांस्कृतिक परिवेश के बारे में, यहाँ के लेखकों के बारे में लगातार पढ़ने को मिलता था। तो वो एक चीज़ आकर्षित करती थी और लगता था कि वहाँ प्रयाग संगीत समिति है, वहाँ थिएटर होता है। थिएटर को लेकर एक हल्का सा एक रुचि थी मेरे अंदर। तो जब मैंने नाटक देखा इतिहास गवाह है, तो वो कई दिनों तक असर करता रहा। एक तो उसका कंटेंट एक किशोर मन पर ज़बरदस्त असर डालने वाला, एक भावुकता में बहा ले जाने वाला, और दूसरा जो उसका फॉर्म था, वो दोनों ही। और मुझे लगा कि मुझे इनके साथ होना चाहिए। और उसी सिलसिले में दस्ता के लोगों से मुलाकात हुई, पीएसओ की सदस्यता मुझे दिला दी गई तुरंत। और फिर एक लंबी यात्रा रही। फिर धीरे धीरे लोग बिछड़ते गए और ख़ुद एक दिन पता चला कि आप दस्ता के संयोजक हैं। फिर दस्ता का काम करते हुए बड़ा दिलचस्प वाक़या है, मुझे थिएटर में नेट क्वालिफ़ाई किया मैंने, जबकि सच्चाई ये है कि थिएटर के बारे में कुछ भी पढ़ाई कभी नहीं की। हम और के पांडे उन दिनों इलाहाबाद में फाका कशी के दिन थे। और यूँ कहा जाए कि ये था कि मतलब कुछ पैसे चाहिए, तो इम्तहान यूजीसी ले रही थी। उसमें ये तय हुआ कि अगर आप कहीं से चल कर आते हैं और इम्तहान देते हैं तो आने जाने का किराया वो यूजीसी देगी। तो इसी सिलसिले में हमने आज़मगढ़ में के पांडे के घर का पता दिया, और के ने तो दिया ही, उन दोनों लोगों ने थिएटर में भर दिया। तो वो प्रवेश का वो पत्र आ गया, प्रवेश पत्र इम्तहान का, और हम लोग बैठ गए। तो अब इससे मैं बताता हूँ कि कितना ज़बरदस्त असर है उसका, जो हम लोगों ने उन दिनों स्टडी सर्कल्स में सीखा। जो इवन छात्र नेताओं के भाषण, अखिलेंद्र प्रताप सिंह कुमुदनीपति और के रॉय उस समय हमारे नेता हुआ करते थे, इन लोगों के भाषण सुन के दुनिया के बारे में हम लोग बड़ी बड़ी बात करने की स्थिति में आ और गए बाद थे। में तो लोग ये तुम्हारे हाँ, भी कि वो मैंने भाषणों की बड़ी चर्चा जी करते जी, रहे और वो सच्चाई है कि कि चौराहों पर ट्रैफिक जाम करा जी दिया जी करते जी, थे तुम। वो उन भाषणों की शुरुआत भी इन लोगों के नकल से हुई थी। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो वो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पर्चा सामने आया यूजीसी का नेट, तो उसमें था कि पुअर थिएटर क्या है। अब वो स्टैनिस्लॉवस्की या पुअर थिएटर या इस तरह के जो बड़े बड़े नाम हैं, उन दिनों तो मतलब शायद ब्रेख्त का भी नाम ठीक से नहीं हम लोग जानते थे, बस सुना होगा, लेकिन क्या है कुछ नहीं। लेकिन मैं बताऊं कि सिर्फ उन स्टडी सर्कल्स के बदौलत या भरोसे मैंने लिखना शुरू किया। मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन मुझे एक चीज़ पता थी, वो ये थी कि दुनिया जो है उसमें अमीर और गरीब हैं, यहाँ वर्ग संघर्ष है, और दुनिया में गैर बराबरी ख़त्म होनी चाहिए।
सबको ज़रूरत भर मिलना चाहिए, सबकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। और जो कला माध्यम है, जो नाटक है, गीत है, संगीत है, इन सब का मकसद भी यही होना चाहिए। और मैंने लगभग यही बातें हर सवाल में घुमा फिरा के, जितने भी सवाल थे उन सब में घुमा फिरा के यही बातें लिखी। के पांडे मेरे पीछे थे और थोड़ी देर बाद वो ऊब गए, उन्हें लगा कि किराया तो मिल गया है तो अब क्यों लिखा जाए। वो उठ के चले गए। मैंने कहा मुझे मज़ा आने लगा लिखते लिखते, और अचानक मैंने कहा कि अब लिख ही डालते हैं। तो हर सवाल के जवाब में एक बात बुनियादी थी कि ये दुनिया जो है वो रहने लायक नहीं है, इसे रहने लायक बनाना है, और नाटक का यही मकसद है। तो घूम फिर के सारी बातें यही लिखी। और फिर भूल गए, हम लोगों ने पाकीज़ा फिल्म देखी थी, हमने और के पांडे ने उस पैसे से पाकीज़ा फिल्म देखी थी, जो इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के सामने की ओर एक फिल्म, एक थिएटर था, वो शायद बंद हो गया, राजकमल या पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। तो वहाँ हम लोगों ने देखी और फिर भूल भाल गए। फिर एक दिन अचानक जब उसका रिज़ल्ट आया तो मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में था उस समय, मैं फर्स्ट ईयर पूरा हुआ था, सेकेंड ईयर में थे। तो एक लड़के ने कहा रिज़ल्ट आ गया, ज़रा मैं देख लूँ। मैं भूल ही गया था कि मैंने भी कोई इम्तहान दिया है। तो मैं उसके साथ गया, तो जब देखा गया डिपार्टमेंट में तो उसका नाम नहीं था, लेकिन उसने कहा इसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। तो मैं चौंका, मैंने कहा ये क्या है भाई। तो उसने कहा नाम लिखा है। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये नाम कैसे। फिर हमें याद आया कि हाँ नहीं, इम्तहान तो मैंने भी दिया था। तो पता चला थिएटर में मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया है, और अब मैं थिएटर को देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के योग्य हूँ। सच्चाई है कि थिएटर की एक किताब भी मैंने नहीं पढ़ी थी, और आज भी मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन उस थिएटर में चूँकि डिपार्टमेंट नहीं था, तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हिस्ट्री ऑफ द रिलेशंस बिटवीन पीपल्स थिएटर एंड पीपल्स कॉन्शियसनेस, इस नाम से एक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की। मकसद ये था कि पैसे मिले, और 5 बरस तक यूजीसी ने पैसा दिया, जिसके बल पे हम लोगों ने खूब जम के छात्र आंदोलन चलाया। संगठन का कोई काम रुका नहीं, मित्रों की फीस नहीं रुकी, हम सब लोगों ने भरपूर दोनों वक्त लगभग भोजन किया, जितने भी लोग थे। तो मैं ये बस बताना चाहता हूँ, इसमें कोई अहमन्यता की बात नहीं है, कि वो जो आंदोलन की पेरिफेरी में रहने की वजह से, केंद्र में भी नहीं थे, सिर्फ पेरिफेरी में रहने की वजह से हमें इतनी समझ आ गई थी कि हमने एक राष्ट्रीय स्तर का इम्तहान यूं ही बाएं हाथ से पास कर लिया, और हर महीने उस ज़माने में 2,500-3 हज़ार रुपये मिलने लगे। तो कैसे इसको कोई कह सकता है कि उसने अपने को जो है, मतलब जिसने आपको बनाया है या उसने आपको बर्बाद किया है। और उस पूरा जो कॉमरेड का, पुराने कॉमरेड का जो लेखन था, उसको पढ़ के तो यही लगा जैसे भारत में जो क्रांतिकारी वामपंथी आंदोलन है, उसकी बुनियादी प्रस्थापना ये रही है कि उनको बर्बाद किया जाए या उन जैसे लोगों को बर्बाद किया जाए। ये वाकई बहुत दुखद है। और ठीक है, कुछ लोग अच्छे हो सकते हैं, कुछ लोग बुरे हो सकते हैं, पूरे समाज में हैं। हम जहाँ आज काम कर रहे हैं वहाँ सारे ही लोग अच्छे नहीं हैं। जिन संस्थानों में हम काम कर रहे हैं वहाँ बुरे से बुरे लोग भी हैं, कुछ अच्छे भी लोग हैं। पर उन दिनों की पूरी जो प्रैक्टिस रही है, जो प्रशिक्षण रहा है, उसने कुछ जीवन के मूल्यों के प्रति एक ऐसी आस्था जगाई है कि हो सकता है कि बड़ी से बड़ी चीज़ जीवन में मिले, लेकिन उन्हें खोने के लिए हर पल तैयार हैं, और हर पल कुछ भी छूट सकता है। ये बात अब डराती नहीं है। तो ये जो मजबूती मिली है मुझे, तो उसी आंदोलन से मिली है। और मैं 13 बरस इलाहाबाद में था, बीए किया, एमए किया, पीएचडी भी किया, और पर ये सब तो सेकेंडरी थी। लेकिन मुझे जीवन में लगता नहीं कि मैंने कुछ भी खोया। 24 घंटे हम लोग सक्रिय थे आंदोलन के विभिन्न उसमें, इधर उधर पेरिफेरी में। लेकिन ऐसा लगता है कि आज जो भी जीवन के केंद्र में है, निजी ज़िंदगी के केंद्र में है, वो वही है जो वहाँ अर्जित हुआ था। इसलिए उसे तो कतई डिनाउंस करना तो संभव ही नहीं है। मैं इसे विश्वासघात नहीं कहूँगा, ये अपने को निगेट करना है, ये किसी दूसरे के साथ विश्वासघात नहीं है। तो यहीं पर बात आती है कि नाटक के दिनों में जो गीत गाए गए या नाटकों के जो गीत थे जो मन के बहुत पास लगा करते थे, उनमें से अगर तुम्हें कुछ याद आते हो, क्योंकि तुम गाते भी बहुत अच्छा हो और ख़ुद बहुत अच्छे अभिनेता रहे, तुम्हारी स्मृति भी बहुत अच्छी है,
मैं तो बस सिर्फ 4 साल यूनिवर्सिटी रहने के बाद, मतलब अब 20 साल होने को आए कि मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी। मतलब तो बाद वाला जो दौर है, जिस 13 बरस को तुम याद कर रहे हो, हमारा तुम्हारे साथ 4-5 साल थोड़ा सा एक्टिवली रहा। बिल्कुल। तो और उसके बाद मैं जन्नत में चला गया उस जी, नाते। एमबी हाउस में हम लोग साथ रहे, वो बड़ा अद्भुत था वो सब। गीत, अब जैसे मैं यही बताऊं, अभी छात्र नेताओं के भाषण सुनते सुनते अचानक उनको उनकी नकल करने लगे और पता चला एक दिन खुद भाषण दे रहे थे। ढफली बजाते बजाते हम लोगों का ये रोल हो जाता था कि अब जैसे मैं गा सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस किसने दिया? ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उन दिनों ने दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गा सकता हूँ। सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा ये जो स्कूल के दिनों में इन्हीं को सस्वर पढ़ना, और कभी कभी अखंड रामायण में चले जाना, आपस की जो एक पारिवारिक वो होती है उनमें, वहाँ बैठ के आप थोड़ा गुनगुना सकते थे। इसके अलावा तो आप गा भी सकते हैं, आपके अंदर भाषण देने की भी क्षमता है। ये सब तो पता ही ना चलता अगर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ना जाता, या उन मित्रों के बीच, उन संगठन और पार्टी के उन मित्रों के बीच ना जाता जहाँ मैं रहा। तो उसमें बड़ा पता चला कि हम गाते थे। तो उस समय तो विमल वर्मा थे दस्ता में, जो जिनका सुर अच्छा था। बाकी प्रमोद सिंह भी थोड़ा सुर में थे, लेकिन अमरेश थे, उदय थे, सब शामिल बाजा के रूप में ही थे। खैर, वो शुरू की टीम फिर भी थोड़ा ठीक थी। बाद में तो अभय तिवारी जैसे लोग के साथ गाना पड़ता था, के पांडे के साथ गाना पड़ता था। अभय शायद सुने तो बहुत नाराज़ हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो गाना पाने की उसके अंदर बहुत पीड़ा थी, बहुत टीस थी। और ख़ास तौर पर जब वो पीछे खड़ा होता तो उसे लगता था कि वो उसे आगे खड़ा होना ये चाहिए। कितनी अच्छी बात है कि किसी को गा ना पाने की हाँ, पीड़ा। बहुत। हाँ। मुझे हमेशा महसूस हुआ कि, और शायद अब वो सीख रहा है, मैंने सुना है। अच्छा। तो हाँ, या संगीत को लेकर उसकी जानकारियाँ बढ़ी अच्छा, हुई अब लगती गाने हैं। को लेकर पॉइंटर गाने की तरफ आया, उससे पहले जो कि तुमने कहा कि भाषण ही देना एक कला थी, और भाषण भी कहीं से सीखा तो नहीं गया, तो लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े भाषणबाज हुए। उनमें से कुछ बड़े स्टीरियोटिपिकल भाषणबाज थे। अगर एक आध की तुम मतलब याद करो कि एक एक खास तरह की भाषण की जो स्टाइल, भाषण की स्टाइल ये थी हम लोगों को कि हम वो लोग वो जब चाहते कैसे थे तब ताली कैसे बजा आसमान लेते। में सुराखी, हाँ, मतलब वो कौन वो एक कुछ एक खास स्कूल है भाषण का। भाषण के देखिए कई कई, जैसे वहाँ पे शेर वेर बहुत पढ़े जाते थे। जाहिर है उसमें हम लोग नहीं शामिल थे उस तरह के। उसमें हम लोग पहले तो सिर्फ मजाक ही उड़ाते थे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हर्षमणि त्रिपाठी उपाध्यक्ष थे। उनके बारे में मैं कुछ और आगे पीछे नहीं जानता, लेकिन वो मुझे कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उनका कद बहुत छोटा, बहुत दुबले, लेकिन वो जब माइक पर उछल के शेर पढ़ते थे तो वो अद्भुत होता था। वो कहते थे कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तालियां। तालियां। तो ये हर आदमी कोई आता था, कहता था कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से फेंको यारों, मतलब कुछ भी। हाँ। और वो बड़ा यूनिवर्सिटी रोड में चुनाव का जो माहौल था वो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ करता था। बहरहाल, लेकिन मैंने भाषण जब शुरू किया, वो शुरू में तो मैं नकल करता था लोगों की। फिर जब गाना गा के लोगों को इकट्ठा करना होता था, तो मुझे लगा कि ये जो लोग भाषण देते हैं उससे बेहतर तो मैं दे सकता हूँ। तो मैं भाषण भी देने लगा थोड़ा थोड़ा। हालांकि जो हमारे छात्र नेता लोग थे उन दिनों, ख़ास तौर पर लाल बहादुर सिंह जी थे, वो बेचारे जब देखते थे कि मंच के सामने कोई नहीं है तो वो परेशान हो जाते थे। तो हम लोगों की जिम्मेदारी होती थी गा के, भाषण दे के पहले वहाँ लोगों को पैदा करना। जब श्रोता उपस्थित हो जाते थे तो फिर मंच पे लाल बहादुर जी की उपस्थिति होती थी, और वो उतनी ही देर भाषण देते थे जितनी देर लोग खड़े रहते थे। जैसे ही भीड़ कम होती थी फिर हम लोगों को इशारा होता था और हम लोग ढपली लेके ढक 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 शुरू कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे उसमें एक सीरियसनेस आने लगी, चूँकि मैं खुद थिएटर को कभी सीखा नहीं, लेकिन मतलब बस ऐसे ही करते करते कॉन्फिडेंस जो आया, उसने, थिएटर की बुनियादी बात कॉन्फिडेंस है, और जब कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर आप, फिर थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी सुनते सुनते ही इतना ज्ञान मिल गया था कि हम लोग जब बोलते थे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लोग
मजाक में कहते थे कंपटीशन की तैयारी के लिए आप कॉपी कलम लेके खड़े हो सकते हैं। तो वो जो पूरी पढ़ाई लिखाई थी उसने बहुत असर डाला। और आज भी मैं टेलीविज़न में हूँ, और अभी कुछ दिन पहले तक मैं लगातार ऑन स्क्रीन था, चाहे एज ए रिपोर्टर या एज ए एंकर। तो उसमें जो मुझे शोहरत हासिल हुई, या जो तेज़ी से मैंने ध्यान खींचा लोगों का, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ उन दिनों का ये थिएटर का प्रशिक्षण या भाषण देना। क्योंकि मेरी जो पीटीसीज़ हैं, यानी पीस टू कैमरा, वो बहुत मशहूर रहे हैं। और वो कुछ नहीं था, सिर्फ उन दिनों में जो करता था वही अब मैं पेश कर देता हूँ। तो मेरी तो रोटी आज भी वहीं से चल रही है। तो हम लोग भाषण देते थे, और उसके बाद एक दिन पता चला कि आप ही को चुनाव लड़ना है। छात्र नेता हो गए, और कोई था नहीं, अकेले हम ही एग्जीक्यूटिव का चुनाव जीते थे। तो चुनाव भी लड़ लिए। तो कुछ भी कर सकते थे, पोस्टर चिपकाने से लेकर चुनाव लड़ने तक, कुछ भी, सब कुछ सहज भाव से एक ही ऊर्जा के साथ हम लोग करते थे। तो ये जो हर तरह का काम कर लेना, एक कॉन्फिडेंस देना, किसी चीज़ को भी, मतलब किसी चीज़ से घबराना नहीं, ये तो जीवन भर काम आने वाले मूल्य हैं। और ये संगठन ने, आंदोलन ने, इलाहाबाद के उन ऊर्जावान दिनों की देन है। इसको कैसे कोई डिनाउंस कर सकता है? लेकिन खैर, करने वाले करते हैं, खैर, अब किसी को आप कुछ कहा ना जाए। हाँ, तो कुछ मैं वो गाने ज़रूर जो हम्म, हम लोग खूब गाते थे, तो उसमें एक दो मुझे ठीक ठीक याद हैं, और कुछ ऐसे फुटकर में। हाँ, एक मिनट में देखूँ, रोलिंग चल रही है कि नहीं हमारी। एक गाना जो शुरू में हम लोगों ने काफ़ी गाया, और जो हमेशा याद रहता है, वो देवेंद्र आर्य का गीत है, गोरखपुर वाले। वो सुनाता हूँ। विमल वर्मा से पहले सुना था और याद रह गया, उसको सुनाता हूँ। बंद है तो और भी खोजेंगे हम, रास्ते हैं कम नहीं तादाद में। बंद है तो और भी खोजेंगे हम, रास्ते हैं कम नहीं तादाद में। आग हो दिल में अगर मिल जाएगा, हस्त रेखाओं में खोया रास्ता। आग हो दिल में अगर मिल जाएगा, हस्त रेखाओं में खोया रास्ता। बंद है तो और भी खोजेंगे हम, रास्ते हैं कम नहीं तादाद में। मुट्ठियों की शक्ल में उठने लगे, हाथ जो उठते थे कल फरियाद में। मुट्ठियों की शक्ल में उठने लगे, हाथ जो उठते थे कल फरियाद में। पहले तो चिंगारियां दिखती थी, अब हर तरफ है आग का ही सिलसिला। पहले तो चिंगारियां दिखती थी, अब हर तरफ है आग का एक सिलसिला। बंद है तो और भी खोजेंगे हम, रास्ते हैं कम नहीं तादाद में। टूटती टकराहटों के बीच से एक अकेली गूंज है ये जिंदगी। टूटती टकराहटों के बीच से एक अकेली गूंज है ये जिंदगी। जिंदगी है आग फूलों में छिपी, जिंदगी है सांस मिट्टी में दबी।
जिंदगी है आग फूलों में छिपी, जिंदगी है सांस मिट्टी में दबी, बन के खुशबू फूल की महकेंगे वे, जो किरण बन मिल गए हैं खाक में, बन के खुशबू फूल की महकेंगे वे, जो किरण बन मिल गए हैं खाक में, बंद हैं तो और भी खोजेंगे हम, रास्ते हैं कम नहीं तादाद में। अब आज है 16 मार्च 2008। करीब करीब 20 साल बाद इस गाने को दोबारा, तुमने तो खैर बीच में भी गाया होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्टिवली गाने के का जो समय था ये वही बिल्कुल बिल्कुल था। 20 साल बाद इसे गाते हुए क्या क्या है वो जो एक बदलाव इरफान, था? सच्चाई है कि ये मैं 20 साल बाद नहीं गा रहा हूँ। इस तरह के जितने भी गाने 97 तक तो छात्र आंदोलन में पूरी तरह सक्रियता थी। उसके बाद भी जब अखबार में नौकरी करने गए और जब देर रात तक रुकना पड़ता था, तो ये वो गीत थे जो लगातार साथ रहे। बल्कि कहा जाए कि इसका भी इस्तेमाल अपनी शोहरत बढ़ाने के लिए हम लोगों ने किया, मैंने किया। कि जब अखबार के बहुत सारे लोग बैठ जाते थे और आपको खुद को अलग साबित करना है, तो इस तरह के गाने गाकर, एक बहुत ही क्षुद्र बात है लेकिन सच्चाई है कि नहीं नहीं, विमल भाई आपकी बात का समर्थन कर रहे होंगे। लेकिन हम लोगों ने अपनी, अगर विमल भाई ऐसा कर रहे हैं तो जाहिर है हम लोग शायद एक ही तरह की परंपरा को आगे बढ़ाएं। एक ही तरह के समान रूप से क्षुद्र हैं कि हम लोगों ने मतलब ये बातें, ये गाने गाकर अपने को विशेष, उन लोगों से बहुत चीज़ों में हम मुकाबला नहीं कर सकते थे, वो स्थापित लोग थे। लेकिन जब हम ये गाना गाते थे तो लगता था कि वो सब हमारे सामने भुन गए हैं। अच्छा, हम तो लोग बड़ी मतलब हाँ ठीक है। ऊंची चीज़ है। फिर तुम कोई और दूसरा गाना कौन सा सुना? हाँ, एक और गाना सुनाता हूँ जो हम लोगों ने खूब गाया और बड़ा अच्छा लगता है। जिंदगी ने एक दिन कहा कि तुम लड़ो, तुम लड़ो, तुम लड़ो, तुम लड़ो। जिंदगी ने एक दिन कहा कि तुम लड़ो, तुम लड़ो, तुम लड़ो, तुम लड़ो, तुम लड़ो कि चहचहा उठे हवा के परिंदे, तुम लड़ो कि आसमान चूम ले जमीन को, तुम लड़ो कि जिंदगी महक उठे, और फिर प्यार के गीत गा उठें सभी, उड़ चलें असीम आसमान चीरते। जिंदगी ने एक दिन कहा कि तुम उठो, तुम उठो, तुम उठो, तुम उठो, तुम उठो, उठो कि उठ पड़े असंख्य हाथ, तुम उठो, उठो कि उठ पड़े असंख्य हाथ, चल पड़ो कि चल पड़े असंख्य पैर साथ, मुस्कुरा उठे क्षितिज पे भोर की किरण, और फिर प्यार के गीत गा उठें सभी, उड़ चलें असीम आसमान चीरते। जिंदगी ने एक दिन कहा कि तुम जलो, तुम जलो, तुम जलो, तुम जलो, तुम जलो की रोशनी के पंख फड़फड़ा उठे, कुचल दिए गए दिलों के तार झंझना उठे, सुसुप्त आत्मा कहीं गरज उठे, और फिर प्यार के गीत गा उठें सभी,
उड़ चले असीम आसमान चीरते, जिंदगी ने एक दिन कहा कि तुम रचो, तुम रचो, तुम रचो, तुम रचो। तुम रचो हवा पहाड़ रोशनी नई, जिंदगी नई महान आत्मा नई। तुम रचो हवा पहाड़ रोशनी नई, जिंदगी नई महान आत्मा नई। सांस सांस भर उठे अमर सुगंध से, और फिर प्यार के गीत गा उठे सभी। उड़ चले असीम आसमान चीरते, जिंदगी ने एक दिन कहा कि तुम रचो, तुम रचो, तुम रचो, तुम रचो, तुम रचो, तुम रचो। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये है कुल मिला के। नहीं, कुल मिला के तो ठीक है। एक तुम गाना और सुनाओ हमको, वो केदारनाथ अग्रवाल वाला। हाँ हाँ, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें भी अच्छा लगता है। ये दिल्ली में एक नाटक में देखा था इसको, और ये शायद पीयूष मिश्रा ने कंपोज किया था। पता नहीं, अब तो किसी की यादों में भी नहीं है कहीं, मतलब मैंने तो खाली तुम्ही से सुना था, तुम्ही से याद था। नहीं, मैं दिल्ली आया था 92-3 के आसपास रहा होगा, या 4, पता नहीं। तो यहाँ नाटक देखा था, उसमें इस गाने का इस्तेमाल था। और वो एनके शर्मा का शायद उनकी टीम का शो था। उसमें पीयूष मिश्रा और आशीष विद्यार्थी, मनोज वाजपेयी थे कि नहीं मुझे याद नहीं, लेकिन ये सब वही ग्रुप था। तो अच्छा था बहुत, मुझे बहुत पसंद आया था। सुनो। दिन हिरन सा चौकड़ी भरता चला, दिन हिरन सा चौकड़ी भरता चला, धूप की चादर सिमट कर खो गई, शाम की सोना चिड़ैया नीड़ में जा सो गई, धूप की चादर सिमट कर खो गई। खेत दरवन गांव का दर्पण किसी ने तोड़ डाला, खेत दरवन गांव का दर्पण किसी ने तोड़ डाला, शाम की सोना चिड़ैया नीड़ में जा सो गई, धूप की चादर सिमट कर खो गई। पेड़ पौधे बुझ गए जैसे दिए, पेड़ पौधे बुझ गए जैसे दिए, केन ने भी जांघ अपनी ढाक ली, पेड़ पौधे बुझ गए जैसे दिए, केन ने भी जांघ अपनी ढाक ली, रात है ये रात अंधी रात जैसे, और कोई कुछ नहीं है बात, रात है ये रात अंधी रात जैसे, और कोई कुछ नहीं है बात।